आप सभी विद्यार्थियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आज का जो हमारा विषय चल रहा है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, अभी तक इसमें हम प्रिंट मीडिया के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रिंट मीडिया की जो खूबियां हैं, जो खामियां हैं, उनके विषय में हम पढ़ चुके हैं। तो अभी प्रिंट मीडिया से संबंधित कुछ जो खूबियां और खामियां रहती हैं, उनका भी आज गौर अध्ययन करेंगे। प्रिंट मीडिया के उपरांत हम रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट पत्रकारिता, हिंदी नेट पत्रकारिता, इन सभी के विषय में जानकारियां हासिल करेंगे। पेन पेंसिल साथ में रखना। तो शुरू करते हैं। मुद्रित माध्यम के लेखक या पत्रकार को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि छपने से पहले आलेख में मौजूद सभी गलतियों और अशुद्धियों को दूर किया जाए। अब ये रेखांकित कर ले, ये पंक्ति, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सभी आलेख में जो भी मौजूद सभी प्रकार की जो गलतियां हैं, अशुद्धियां हैं, उनको दूर किया जाए, क्योंकि छपने से पहले, ठीक है। क्योंकि एक बार प्रकाशन के बाद वह गलती या अशुद्धि वहीं चिपक जाएगी। उसे सुधारने के लिए अखबार या पत्रिका के अगले अंक का इंतजार करना पड़ेगा। यही कारण है कि अखबार या पत्रिका में यथासंभव कोशिश की जाती है कि कोई गलती या अशुद्धि न छप जाए। इसके लिए अखबार या पत्रिकाओं में संपादक के साथ एक पूरी संपादकीय टीम होती है, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी प्रकाशन के लिए जा रही सामग्री से गलतियों और अशुद्धियों को हटाकर उसे प्रकाशन योग्य बनाना है। अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा। मुद्रित माध्यमों के में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें, यानी कि ये जो 4-5 बातें हैं, ये इनका विशेष ध्यान रखना होता है जब भी हम कुछ भी छापना है। तो यानी कि जो गेट कीपर होते हैं, जो द्वारपाल होते हैं, उन्हें जो कुछ भी छापना होता है, उन इस पूरी की पूरी टीम को इन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले लेखन में भाषा, व्याकरण और वर्तनी, लेखन में भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शैली का ध्यान रखना जरूरी है। प्रचलित भाषा के प्रयोग पर जोर दिया जाता है। दूसरा, समय सीमा और आवंटित होता है बटा हुआ, आवंटित जगह के अनुशासन का पालन करना हर हाल में जरूरी होता है। तीसरा, लेखन और प्रकाशन के बीच गलतियों और अशुद्धियों को ठीक करना जरूरी होता है। चौथा, लेखन में सहज प्रवाह के लिए तारतम्यता बनाए रखना भी जरूरी होता है। आगे है रेडियो। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, सुनने का माध्यम है। इसमें सब कुछ ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल है। इन सब वजहों से रेडियो को श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है। रेडियो पत्रकारों को अपनी श्रोताओं का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। जो रेडियो पत्रकार होते हैं ना, रेडियो पत्रकारों को अपने श्रोताओं का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसकी एक ही वजह है कि अखबार के पाठकों को यह सुविधा उपलब्ध रहती है कि वे अपनी पसंद और इच्छा से कभी भी में 10 पंक्तियां दी है। आप 4 पंक्तियां, अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ सकते हो, बीच की पंक्तियां पढ़ सकते हो, और खाली आपको शीर्षक पढ़ने से भी उस घटना का भावार्थ का पता चल जाता है। ठीक है, तो आगे देखिएगा। अगर किसी समाचार लेख या फीचर को पढ़ते हुए कोई बात समझ में नहीं आई, तो पाठक उसे फिर से पढ़ सकता है।
या शब्दकोश में उसका अर्थ देख सकता है या किसी से पूछ सकता है, लेकिन रेडियो के श्रोता को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती। वह अखबार की तरह रेडियो समाचार बुलेटिन को कभी भी और कहीं से भी नहीं सुन सकता। उसे बुलेटिन के प्रसारण समय का इंतजार करना होगा और फिर शुरू से लेकर अंत तक बारी बारी से एक के बाद दूसरा समाचार सुनना होगा। इस बीच वह इधर उधर नहीं आ जा सकता और न ही उसके पास किसी गूढ़ शब्द या वाक्यांश के आने पर शब्दकोश का सहारा लेने का समय होता है। अगर वह शब्दकोश में अर्थ ढूंढने लगेगा तो बुलेटिन आगे निकल जाएगा। स्पष्ट है कि रेडियो में अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं है। अगर रेडियो बुलेटिन में कुछ भी भ्रामक या अरुचिकर है तो संभव है कि श्रोता तुरंत स्टेशन बंद कर सकता है। और रेडियो मूलतः एक रेखीय लीनियर माध्यम है, लीनियर सुनने का एक माध्यम है। और रेडियो समाचार बुलेटिन का स्वरूप, ढांचा और शैली इस आधार पर ही तय होती है कि रेडियो की तरह टेलीविजन भी एक रेखीय माध्यम है, एक रेखीय, लेकिन वहां शब्दों और ध्वनियों की तुलना में दृश्य और तस्वीरों का महत्व बहुत ज्यादा होता है। टीवी में सब दृश्यों के अनुसार और उनके सहयोगी के रूप में चलते हैं, लेकिन रेडियो में शब्द और आवाज ही सब कुछ होता है। आगे चलिए। और वैसे तो तीनों ही माध्यम, प्रिंट, रेडियो और टीवी की अपनी अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन फिर भी रेडियो प्रसारणकर्ताओं के लिए अपने श्रोताओं को बांध कर रखने की चुनौती सबसे कठिन चुनौती है। अब रेडियो समाचार की संरचना कैसे होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, रेडियो के लिए समाचार लेखन अखबारों से कई मामलों में बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि दोनों माध्यम अलग अलग है। इसीलिए समाचार लेखन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि रेडियो समाचार की संरचना अखबारों या टीवी की तरह उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है। अब उल्टा पिरामिड शैली पता आपको क्या होती है? उल्टा पिरामिड शैली मैंने आपको कक्षा के अंदर भी बताया था। उल्टा पिरामिड शैली यानी कि पहले सबसे महत्वपूर्ण खबर, उसके बाद उससे कम महत्वपूर्ण खबर, और उसके बाद उससे भी कम महत्वपूर्ण खबर। और ये जो सीढ़ीनुमा होता है, ये सीढ़ीनुमा जो स्टेप चलता है, इसी को हम उल्टा पिरामिड शैली बोलते हैं। ठीक है, यानी कि पहले सबसे महत्वपूर्ण खबर, उसके बाद उससे कम महत्वपूर्ण, और उसके बाद उससे भी कम महत्वपूर्ण। इसको ही उल्टा पिरामिड शैली बोलते हैं। ठीक है भाई, तो आगे चलिएगा। यानी कि इन्वर्टेड पिरामिड। ठीक है, चाहे आप किसी भी माध्यम के लिए समाचार लिखते हो या समाचार लेखन की ये जो उल्टा पिरामिड शैली है ना, ये उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली तो में से एक शैली मानी गई है, उल्टा पिरामिड शैली। ठीक है, और इसी तरह से जनसंचार माध्यमों में सबसे अधिक 90% खबरें या स्टोरीज जो भी होती है वो इसी शैली में लिखी जाती हैं। 90% कौन सी शैली में लिखी जाती है? रेखांकित कर लेना ये सभी की सभी बातें, ये जितनी पंक्तियां पढ़ चुके हैं हम उल्टा पिरामिड शैली से संबंधित, ये रेखांकित कर लेना, क्योंकि 12वीं कक्षा में ये सभी बातें आपके काम आएंगी। ठीक है, अब देखिए, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है। वही बात आ गई ना जो मैंने आपको बताई अभी थोड़ी देर पहले। और उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में अन्य तथ्यों या सूचनाओं को लिखा या बताया जाता है। इस शैली में किसी घटना, विचार समस्या का ब्यौरा कालानुक्रम के बजाय
सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना से शुरू होता है। कहने का मतलब ये है कि इस शैली में कहानी की तरह क्लाइमैक्स अंत में नहीं बल्कि खबर के बिल्कुल शुरू में ही आ जाता है क्लाइमैक्स, और इसी क्लाइमैक्स को उल्टा पिरामिड शैली में सारा का उल्टा पिरामिड शैली में कोई निष्कर्ष नहीं होता। ठीक है, ये जो पंक्तियां हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां, इन्हें रेखांकित कर लेना आप लोग। आगे चलिएगा। उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार को 3 भागों में बांटा गया है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बातें, अंडरलाइन कर लेना इन बातों को। ठीक है, क्योंकि ये पूछी जाएंगे आपसे फिर 12वीं कक्षा में। बॉडी क्या है, समापन क्या है, इंट्रो क्या है, इंट्रो या बॉडी में अंतर स्पष्ट करे या बॉडी और समापन में अंतर स्पष्ट करे। ठीक है, तो ये सभी की सभी बातें पूछी जाएंगी आपसे। ठीक है भाई, तो उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार को 3 भागों में बांट दिया। पहला भाग हो गया इंट्रो, दूसरा भाग हो गया बॉडी, और तीसरा हो गया समापन। अब देखो, जो समाचार के इंट्रो को लीड भी बोलते हैं, लीड, और हिंदी में इसको नाम दिया गया मुखड़ा। क्या नाम दिया गया है? मुखड़ा। ठीक है, इसमें खबर के मूल तत्व को शुरू की 2 या 3 पंक्तियों में बताया जाता है। जो मुखड़ा होता है, इंट्रो होता है या लीड होती है, लीड का मतलब है कि कोई भी खबर है उस खबर को शुरू की 2 या 3 पंक्तियों में बता दे, और यह खबर का सबसे अहम हिस्सा होता है। इसके बाद इंट्रो के बाद बात चलती है बॉडी की, इंट्रो के बाद बात चलती है बॉडी की। ठीक है, बॉडी में समाचार के विस्तृत ब्यौरे को घटते हुए महत्व क्रम में लिखा जाता है, यानी कि विस्तार पूर्वक उसके बारे में बताना। वो जो स्टार्टिंग में इंट्रो दिया है उस इंट्रो के को विस्तार पूर्वक बताना, और उसको फिर घटते हुए क्रम में उसके समापन की ओर लेके जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को बॉडी कहा जाता है। समाचार की बॉडी क्या है, समाचार का इंट्रो क्या है, समाचार का समापन क्या है। ठीक है, तो और सबसे महत्वपूर्ण इसमें पता कौन सा तत्व माना जाता है? इंट्रो। ठीक है, इसके बाद बॉडी में समाचार के विस्तृत ब्यौरे को गढ़ते हुए महत्व क्रम में लिखा जाता है, और इस शैली में अलग से समापन जैसी कोई चीज बिल्कुल भी नहीं होती, और यहाँ तक कि प्रासंगिक तथ्य और सूचनाएं दी जाती हैं। हाँ, अगर जरूरी हो तो समय और जगह की कमी को देखकर आखिरी कुछ लाइनों या पैराग्राफ को काटकर हटाया भी जा सकता है। अगर मान लो इसमें बॉडी में अगर आपके पास उसको क्या नाम है, एंकर के पास समय की शॉर्टेज है, समय की कमी है, तो वो कुछ जो लाइनें हैं उन लाइनों को काट भी सकता है, महत्वपूर्ण बातों को बता सकता है। ठीक है, या वो जो पैराग्राफ है उस खबर से संबंधित उस पैराग्राफ को वो काट भी सकता है, हटा भी सकता है। वो एंकर पर डिपेंड करता है। तब एंकर क्या है, ये लाइव क्या होता है, ये सभी बातें बताऊंगा आपको। डेडलाइन क्या होती है, ठीक है, ये सारी की सारी बातें इस अध्याय के माध्यम से बताई जाएंगी आप लोगों को। आगे चलिएगा। ठीक है भाई, और ऐसी स्थिति में खबर वहीं समाप्त हो जाती है। जब वो लाइनों या पैराग्राफ को कट कर देगा ना, तो ये सोच लीजिएगा वो जो खबर है वो वहीं पर खत्म हो गई। ठीक है, तो आगे चलिएगा। रेडियो समाचार के एक इंट्रो पर गौर कीजिए। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक बस दुर्घटना में आज 20 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 5 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। एक और उदाहरण देखिए। महाराष्ट्र में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। राज्य में
बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 465 हो गई है। और एक करंट की घटना बता दूं आपको, करंट का एक वो उदाहरण दे दूं। हरियाणा में बेरोजगारी का जो प्रतिशत है हरियाणा में बेरोजगारी का प्रतिशत 5% से 34% बढ़कर हुआ। अब देखो, तो इस प्रकार के जो ये एग्जाम्पल है, इस प्रकार के उदाहरण दृष्टांत आप देख सकते हो। आगे चलिएगा, रेडियो के लिए समाचार लेखन बुनियादी बातें। अब रेडियो के लिए समाचार कॉपी तैयार करते हुए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है रेडियो पत्रकारों को। ठीक है भाई, सबसे पहले साफ सुथरी और टाइपेड कॉपी होनी चाहिए उसके पास, क्योंकि रेडियो समाचार कानों के लिए यानी सुनने के लिए होती है, इसलिए उनके लेखन में इसका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य नहीं भूलना चाहिए कि सुने जाने से पहले समाचार वाचक या वाचिका उसे पढ़ते हैं और तब वह श्रोताओं तक पहुंचाता है। इसलिए समाचार कॉपी ऐसी तैयार की जानी चाहिए कि उसे पढ़ने में वाचक या वाचिका को कोई परेशानी न हो। और समाचार कॉपी टाइपेड और साफ सुथरी नहीं है तो उसे पढ़ने के दौरान वाचक वाचिका के अटकने या गलत पढ़ने का खतरा बन जाता है, और इससे श्रोताओं का ध्यान बढ़ जाएगा और वे दिग्भ्रमित हो जाएंगे। एक तरह से भ्रमित हो जाएंगे, दिग्भ्रमित नहीं ले सकते, ठीक है, भ्रमित हो जाएंगे। और इस तरह से प्रसारण के लिए तैयार की जा रही समाचार कॉपी को कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस में टाइप कर लेना चाहिए और कॉपी के दोनों ओर पर्याप्त हाशिया छोड़ देना चाहिए। एक लाइन में अधिकतम 12 या 13 शब्द होने चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है ये जो पंक्ति है इसको आप रेखांकित कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है ये। ठीक है, एक लाइन में कितने शब्दों का प्रयोग होना चाहिए? 12 या 13 शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, और आगे चलिए, पंक्ति के आखिर में कोई शब्द विभाजित नहीं होना चाहिए और पृष्ठ के आखिर में कोई लाइन अधूरी नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक लाइन में कितने शब्द हैं इस बारे में एक सुसंगतता होने से बुलेटिन के संपादक को यह तय करना में सुविधा हो जाती है कि कुल शब्द संख्या के आधार पर कितनी खबरें लेनी है और किस खबर को कितना बड़ा लेना है। समाचार कॉपी में ऐसे जटिल और उच्चारण में कठिन शब्द, अंक आदि नहीं लिखने चाहिए जिन्हें पढ़ने में जबान लड़खड़ाने लग जाए। अंकों को लिखने के मामले में खास सावधानी रखनी चाहिए। जैसे 1 से 10 तक के अंकों को शब्दों में और 11 से 999 तक के अंकों में लिखा जाना चाहिए। यानी कि 1 से 10 तक के जो शब्द हैं उनमें अंकों में लिखे और 11 से 99 तक के अंकों में लिखा जाना चाहिए। और इस तरह, लेकिन 28 37,550 लिखने के बजाय 28 लाख यानी कि अंकों में ना लिख के उसे शब्दों में लिख देना चाहिए। ठीक है, ताकि समझने में पढ़ने में आसानी रहे। अब जैसे मैंने पढ़ा 28 37 550, ठीक है, अगर इसको जोड़े इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तब जाके अंदाजा लगाया जाएगा कि ये 28,37,550 लिखा हुआ है अंकों में। अगर सीधा ये ऐसे लिख दे, शब्दों में लिख दिया कि 28,37,550 रुपए 550 लिखा जाना चाहिए, अन्यथा वाचक या वाचिका को पढ़ने में बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, अब जैसे मुझे मुश्किल हुई थी। ठीक है, इसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और इसी तरह अखबारों में प्रतिशत को और इसको गुरु का जो निशान है, ये जो चिन्ह दिया गया है, जो दर्शाया गया है, जैसे संकेत चिन्हों में काम चल जाता है, लेकिन रेडियो में यह पूरी तरह से वर्जित है। यानी प्रतिशत और डॉलर लिखा जाना चाहिए। जहां भी संभव और उपयुक्त हो, दशमलव को उसके नजदीकी पूर्णांक में लिखना बेहतर होता है। इसी तरह 28,37,550 रुपए को रेडियो में लगभग 28 लाख रुपए लिखना
श्रोताओं को समझाने के लिहाज से बेहतर है। इस तरह की वित्तीय संख्याओं को उनके नजदीकी पूर्णांक में लिखना चाहिए, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी होते हैं। जैसे खेलों के स्कोर को इसी तरह लिखना चाहिए। सचिन तेंदुलकर ने अगर 98 रन बनाए हैं तो उसे लगभग 100 रन नहीं लिख सकते। इसी तरह मुद्रास्फीति के आंकड़े नजदीकी पूर्णांक में नहीं बल्कि दशमलव में लिखे जाने चाहिए। वैसे रेडियो समाचार में अत्यधिक आंकड़ों और संख्या का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रोताओं के लिए उन्हें समझ पाना बड़ा कठिन होता है और आंकड़े तुलनात्मक हो या बेहतर, यही चीज बेहतर होती है। इस साल गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष के 80 लाख टन से बढ़कर 86 लाख टन हो गया है। की तुलना में इस साल गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 7.5% बढ़कर 86 लाख टन पहुंच गया है। ज्यादा महत्वपूर्ण है। रेडियो समाचार कभी भी संख्या से नहीं शुरू होना चाहिए। इन बातों का विशेष ध्यान रखना हमें। इसी तरह तिथियों को उसी तरह लिखना चाहिए जैसे हम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। 15 अगस्त 1985 न कि 15 अगस्त 1985, यानी कि शब्दों में ना लिख के उसे अंकों में दर्शाया जाए। ठीक है, आगे चलिएगा। डेडलाइन, संदर्भ और संक्षिप्त अक्षर का प्रयोग। अब देखिए, रेडियो में अखबारों की तरह डेडलाइन अलग से नहीं बल्कि समाचार से एक गूंथी होती है। हम इसकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं। इसी तरह समाचार में समय संदर्भ का मसला भी महत्वपूर्ण है। अखबार दिन में एक बार और वह भी सुबह छप कर आता है, जबकि रेडियो पर 24 घंटे समाचार चलते रहते हैं। अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा आप। ठीक है भाई, आगे है श्रोता के लिए समय का हमें फ्रेम हमेशा आज होता है, लेकिन समाचार में आज, आज सुबह, आज दोपहर, आज शाम, आज तड़के आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह बैठक कल होगी या कल हुई बैठक में का प्रयोग किया जाता है। इसी सप्ताह, अगले सप्ताह, पिछले सप्ताह, इस महीने, अगले महीने, पिछले महीने, इस साल, पिछले साल, अगले साल, अगले बुधवार या पिछले शुक्रवार का इस्तेमाल करना चाहिए। और संक्षिप्त अक्षरों के इस्तेमाल में काफी सावधानी बरतनी चाहिए, यानी कि शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाते कई बार हम, यानी कि लघु रूप में। ठीक है, तो बेहतर यही होगा कि उनके प्रयोग से बचा जाए। अगर जरूरी हो तो समाचार के शुरू में पहले उसे पूरा कर दिया जाए, फिर इस प्रकार के संक्षिप्त जो अक्षर है उनका प्रयोग करना चाहिए। और संक्षिप्त अक्षरों के प्रयोग के दौरान एक इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वह कितना लोकप्रिय है। जैसे WTO, यूनिसेफ, सार्क, ICICI बैंक का इस्तेमाल सीधे भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात थी रेडियो के लिए। अब शुरू करते हैं टेलीविजन के लिए। ठीक है भाई, तो आगे चलिएगा। जब हम टेलीविजन लेखन की बात करते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ है कि इसमें दृश्यों की अहमियत होती है, और कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि टेलीविजन देखने और सुनने का माध्यम है। इसके लिए समाचार या आलेख लिखते समय इस बात पर खास ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है कि आपके शब्द पर्दे पर दिखने वाले दृश्य के अनुकूल हैं या नहीं है। अभी तक हमने प्रिंट और रेडियो माध्यम के लिए लेखन की शर्तों की चर्चा की, लेकिन टेलीविजन लेखन इन दोनों ही माध्यमों से काफी अलग है। इसमें कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा खबर बताने की कला इस्तेमाल होती है। इसलिए टीवी के लिए खबर लिखने की बुनियादी शर्त दृश्य के साथ लेखन है। दृश्य यानी कैमरे से लिए गए शॉट्स जिनके आधार पर खबर बुनी गई है। अगर शॉट्स आसमान के हैं तो हम आसमान की बात लिखेंगे, समंदर की नहीं। अगर कहीं आग लगी हुई है तो हम उसका जिक्र करेंगे, पानी का नहीं। ठीक है, और मान ले, अगला पृष्ठ है, अगले पृष्ठ पे पहुंच जाइए।
मान लें कि दिल्ली की किसी इमारत में आग लगने की खबर लिखनी है और अखबार में आमतौर पर इस खबर का इंट्रो कुछ इस तरह का बन जाता है। दिल्ली के लाजपत नगर की एक दुकान में आज शाम आग लगने से 2 लोग घायल हो गए और लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। ठीक है, आगे चलिएगा। लेकिन टीवी में इस खबर की शुरुआत कुछ अलग होगी। दरअसल टेलीविजन पर यह खबर 2 तरह से पेश की जाती है। इसका शुरुआती हिस्सा जिसमें मुख्य खबर होती है, बगैर दृश्य के न्यूज रीडर या एंकर पढ़ता है। दूसरा हिस्सा वह होता है जहां से पर्दे या एंकर की जगह खबर से संबंधित दृश्य दिखाए जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां ये, रेखांकित कर लेना इन्हें। ठीक है भाई। इसलिए टेलीविजन पर खबर 2 हिस्सों में बटी होती है। अगर खबरों के प्रस्तुतिकरण के तरीकों पर बात करें तो इसके भी कई तकनीकी पहलू हैं। फिलहाल हम दिल्ली में आग की जिस खबर की चर्चा कर रहे हैं उसे टीवी में पेश करने के तरीकों पर बात करते हैं। अखबार में जिस तरह का इंट्रो हमने लिखा उसे टीवी में एक एंकर सूचना के तौर पर सबसे पहले पढ़ता है। लेकिन अगर आग लगने के दृश्य हमारे पास हैं तो प्रारंभिक सूचना के बाद हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि आग की ये लपटें सबसे पहले शाम 4 बजे देखी, फिर तेजी से फैल गई। निश्चय ही इस खबर की इससे भी बेहतर शुरुआत हो सकती है, हो सकती हैं, लेकिन दृश्य के साथ बंधे होने की शर्त हर खबर पर लागू होगी। दरअसल टेलीविजन के लिए लेखन कई तरीके से होता है। क्योंकि टेलीविजन पर खबर पेश करने के तरीकों में लगातार बदलाव आता रहता है, इसलिए इसे लिखने के तरीके भी लगातार बदल जाते हैं। इसे समझने के लिए एक बात बहुत ही जरूरी है कि हम टीवी पर दिखाई जाने वाली खबरों के प्रचलित ढांचे या फॉर्मेट को समझें। अब देखिए, आप टीवी खबरों के अलग अलग जो चरण होते हैं, स्टेप्स, ठीक है, वो देखिएगा। किसी भी टीवी चैनल पर खबर देने का मूल आधार वही होता है जो प्रिंट या रेडियो पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रचलित होता है। लेकिन सबसे पहला सूचना देनी होती है और टीवी में भी ये जो सूचना है, ये सूचना कई चरणों से होकर गुजरती है। और वो ये चरण कौन कौन से है? सबसे पहले फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, फिर उसके बाद ड्राई एंकर, फिर फोन इन, फिर एंकर विजुअल, फिर एंकर बाइट, फिर लाइव, फिर एंकर पैकेज। ये जो भी बातें हैं ये सारी की सारी आपके 12th क्लास में काम आएंगे। ठीक है भाई। आगे है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज क्या है। सबसे पहले कोई बड़ी खबर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज के रूप में होती है ताकि उसे तुरंत ही दर्शकों तक पहुंचाया जाए और इसे कम से कम शब्दों में, ये जो सूचना होती है ये कम से कम शब्दों में लोगों तक पहुंचाई जाती है। इसी को फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं। ठीक है। इसके बाद शुरू होता है ड्राई एंकर। इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे साधे बताता है, सीधे सीधे बताता है कि कहाँ, क्या, कब और कैसे हुआ। यानी कि 5 W और 1 H का प्रयोग करता है। व्हेन, व्हाई, व्हाट, वेयर, हाउ, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है। जब तक खबर के दृश्य नहीं आएंगे तो एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर सूचनाएं देता रहता है। आगे चलिएगा। फोन इन, फोन इन, ठीक है। तो फोन इन के बारे में देखिए। इसके बाद खबर का विस्तार होता है और एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। इसमें रिपोर्टर घटना वाली जगह पर मौजूद होता है और वहां से उसे जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारियां मिलेंगी वह दर्शकों को बताएगा। एंकर विजुअल, जब घटना के दृश्य ये विजुअल मिल जाएंगे तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है और एंकर उसे पढ़ता है। इस खबर की शुरुआत भी प्रारंभिक सूचना से ही होगी और बाद में कुछ वाक्यों पर प्राप्त दृश्य दिखाए जाएंगे। फिर एंकर बाइट, बाइट यानी कथन, कहना, बोलना। टेलीविजन पत्रकारिता में बाइट का काफी महत्व होता है। टेलीविजन में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है।
किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ इस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखा और सुनाकर खबर को प्रमाणित किया जाता है। यानी कि बाइट क्या हो गया, बाइट से मतलब है कि जहाँ पे जो भी घटना घटी है वहां पे जिस व्यक्ति ने उसे अपनी आंखों से देखा है उस व्यक्ति की जुबान से उस खबर के बारे में उस घटना के बारे में बताना। क्योंकि जो भी पत्रकार होता है वो पत्रकार है, उस व्यक्ति के माध्यम से जानकारी हासिल करता है। ठीक है, तो आगे लाइव। लाइव यानी कि किसी खबर का घटनास्थल से बिल्कुल सीधा प्रसारण, सीधा प्रसारण। ठीक है, सभी टीवी चैनल कोशिश यही करते हैं कि किसी बड़ी घटना के दृश्य तत्काल दर्शकों तक सीधे पहुंचाए जा सके। इसके लिए मौके पर मौजूद रिपोर्टर और कैमरामैन ओबी वैन के जरिए घटना के बारे में सीधे दर्शकों को दिखाते और बताते रहते हैं। इसके बाद शुरुआत होती है एंकर पैकेज। पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया है। इसमें